हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, बहुत आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नेशनल इनकम के मीनिंग की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है विद इन अ कंट्री जितना भी इनकम जनरेट हुआ है हमारे देश में, प्लस में NFIA का मतलब हो जाता है जितना भी फैक्टर इनकम हमारी कंट्री में आया है दूसरे देशों में उसका नेट। NFIA को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। NFIA जब हम बात करते हैं तो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि हमारे देश के जितने भी निवासी नागरिक दूसरे देशों में जाके वर्क करते हैं और वहां से इनकम जनरेट करके हमारे देशों में भेजते हैं, वो माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वैसे ही दूसरे देशों के नागरिक जब हमारे देशों में आके वर्क करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ इनकम जनरेट करके अपने देशों में भेजते हैं पैसा, उस टोटल इनकम को, यानी जितना पैसा हमारी कंट्री में आया दूसरे देशों से माइनस जितना पैसा हमारे देश से दूसरे देशों में गया, उन दोनों को लेस कर देते हैं आपस में, तो हमें रिसीव हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आइए इसके मेथड्स की बात करते हैं। कितने टाइप के मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड हैं। आज हम बस केवल एक मेथड की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने एक ही वीडियो में तीनों मेथड्स को इंक्लूड कर दिया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आइए पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड जो होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, उसको हम प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड के थ्रू जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो पूरी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हर सेक्टर में उसको टोटल इंक्लूड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पूरी कंट्री को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को और टेरिटरी सेक्टर में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो इन तीनों सेक्टर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके टोटल को इंक्लूड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। इस मेथड का यूज करके जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जब भी हम तीनों सेक्टर में होने वाले प्रोडक्शंस को इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के नाम से जानते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कैसे? मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में एक फार्मर है जो व्हीट का प्रोडक्शन करता है, इस प्रोडक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया। फिर ये फार्मर इसी व्हीट को फ्लोर मिल वाले को बेच देता है, फ्लोर मिल वाला इस व्हीट को चेंज करता है फ्लोर में, आटे में चेंज कर देता है, हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया। फिर ये फ्लोर मिल वाला इस आटे को बेकरी वाले को सेल कर देता है और ये बेकरी वाला इस आटे को चेंज कर देता है ब्रेड में, और ये ब्रेड फाइनली कंज्यूमर को सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो व्हीट का जो प्रोडक्शन हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ था, उसी व्हीट को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया। फिर जब वो व्हीट चेंज हो जाता है आटे में, फ्लोर में चेंज हो जाता है, तो हम इसको फिर से इंक्लूड कर लेते हैं, और फिर फाइनली ये फ्लोर ब्रेड में चेंज हो जाता है तो फिर हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। यानी प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसको 3 बार काउंट कर लिया गया। इसी प्रॉब्लम को डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहा जाता है। अब इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाता है उसकी बात कर लेते हैं। 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। आइए उन मेथड्स की बात करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले फाइनल आउटपुट मेथड की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनल आउटपुट मेथड आपको केवल प्रोडक्ट का फाइनल वर्जन नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। कैसे? अब इस व्हीट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ब्रेड है, तो अगर हम केवल इस ब्रेड को इंक्लूड कर दें व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो इसमें फ्लोर और व्हीट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो केवल ब्रेड को इंक्लूड करने से हम इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्रेड
1000 रुपीज में बेचा जाता है कंज्यूमर को, तो आप केवल इस 1000 रुपीज को इंक्लूड कर दो, आपने सब कुछ ऑलरेडी इसी में इंक्लूड कर लिया, तो आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच गए। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं अगर हम हर लेवल पे होने वाले केवल वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर ने ये जो व्हीट प्रोड्यूस किया हुआ है उसने 500 रुपीज में फ्लोर मिल वाले को बेच दिया, फिर इस फ्लोर मिल वाले ने इस 500 व्हीट को फ्लोर में चेंज किया और बेकरी वाले को बेचता है वो 800 में, और फिर ये बेकरी वाला इस 800 के फ्लोर को ब्रेड में चेंज करके 1000 रुपीज में बेच देता है। तो आप देखो वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले लेवल पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ 500 का, तो हम 500 इंक्लूड करेंगे। दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो इस 500 के व्हीट को जब फ्लोर में चेंज किया गया तो कितना वैल्यू एडिशन हो गया 300 का, तो केवल आपको वैल्यू एडिशन ऐड करना है, और फिर इस फ्लोर को जब ब्रेड में चेंज किया जाता है तो कितने का वैल्यू एडिशन हो गया, ये 800 रुपए का आटा ब्रेड में चेंज हो गया 200 रुपए एक्स्ट्रा इंक्लूड करके, यानी 1000। तो दोनों ही मेथड से आपको 1000 ही इंक्लूड करना है, तो इन दोनों मेथड को यूज करके आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हो। तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन रहा इस प्रोडक्ट मेथड का। आइए इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम सेल्स को प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक के साथ। सेल्स गिवन होता है, चेंज इन स्टॉक समटाइम गिवन नहीं होता है। अगर गिवन है चेंज इन स्टॉक तो एग्जैक्टली वही लिख देंगे वैल्यू, अगर नहीं गिवन है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना ओपनिंग स्टॉक से, और फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। जब आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, अब आपको सेकंड स्टेप में मूव कर जाना है। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड, जिसको हम जीवी एट एमपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी यानी जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में कैसे कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू एडेड, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया होगा उस वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहाँ लिखेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है, रॉ मटेरियल के नाम से भी गिवन हो सकता है। आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, बेसिकली इसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। कोई भी फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं लेना। कई बार क्वेश्चन में मशीन गिवन होगा, मशीन एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले यूज करने के बाद बेसिकली हम जीवी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें इसके बाद कुछ कन्वर्जन भी करना होता है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, इट इज एडवाइजेबल कि आप दोनों फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट एनवीएटीसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन उसकी बात करते हैं। तो सेल्स 500, चेंज इन स्टॉक 20, परचेज ऑफ मशीनरी 100, इंटरमीडिएट कॉस्ट 150, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, सब्सिडीज 10, डेप्रिसिएशन 30। कैलकुलेट आपको कुछ भी करना हो, स्टार्टिंग में मैंने जो दो फॉर्मूले आपको बताए थे आपको उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। अब इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 500 एंड चेंज इन स्टॉक विल बी 20, द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 520। सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है जीवीए एट एमपी, इसको वैल्यू एडेड भी बोला जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा जीवीए एट एमपी लिखना है। ये हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 520, और उसमें से हम लेस करने वाले हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट विल बी 150, so the value will be 370। अब इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमें कन्वर्ट करना होता है इस जीवी एट एमपी को
एनवीए एट एफसी में। तो यहाँ पर कन्वर्जन भी सीख लेते हैं, कन्वर्जन कैसे करना होता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे नेशनल इनकम को समझने के लिए कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जीवीए को फुल फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और एनवीए एट एफसी को हम लिखते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। अब यहां देखो, ग्रॉस को चेंज करना हो अगर आपको नेट में, जब भी आपको ग्रॉस को चेंज करना है नेट में, तो आपको याद रखना है कि उसमें से डिप्रिसिएशन होता है लेस। ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस को नेट करने के लिए डिप्रिसिएशन हमें लेस करना है, और समटाइम हमें नेट को ग्रॉस में चेंज करना होता है, तो डिप्रिसिएशन प्लस। ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो डिप्रिसिएशन माइनस, और नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो डिप्रिसिएशन प्लस। एक एक वर्ड को मैच करेंगे, उसके बाद वैल्यू वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं, एडेड एडेड कोई डिफरेंस नहीं। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है आपको याद रखना है। अगर मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट को चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट को चेंज करना है मार्केट प्राइस में, तो प्लस करेंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होता है, तो उस केस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो ये पूरा कन्वर्जन का कंसेप्ट है। तो दो स्टेप्स कैलकुलेट करने के बाद आपको जीवीए टेम्पी तो पता लग गया, उसके बाद आपको इस जीवीए टेम्पी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है एनवीए एट एफसी में। तो आइए कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रफली ये देख लेना है कि आपको इस जीवीए टेम्पी में से क्या क्या माइनस करना है और क्या क्या प्लस करना है, सो दैट ये वाला जीवीए टेम्पी चेंज हो जाए एनवीए एट एफसी में। कैसे? अगर हमने जीवीए टेम्पी कैलकुलेट कर लिया है और हमें पता करना है एनवीए एट एफसी, तो अब देखो ये वैल्यू तो हमारे पास है, इसको हमें चेंज करना है इसमें, यानी ग्रॉस को हमें चेंज करना है नेट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिप्रिसिएशन लेस करना है। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डिप्रिसिएशन लेस, उसके बाद वैल्यू एडेड सेम है, और इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या माइनस करना है, एनआईटी। और एनआईटी अगर नहीं गिवन होता है तो सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में आईटी माइनस में सब्सिडीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रफली चेक कर लिया कि अगर हम इस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन और एनआईटी को लेस कर दें तो हमें एनवीए एट एफसी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी लिख सकते हैं। हमें पता करना है एनवीए एट एफसी, हम जीवीए एट एमपी में से डिप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जीवीए पता है विच इज 370, डिप्रिसिएशन माइनस करने वाले हैं, क्वेश्चन में गिवन है 30, और एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं गिवन होता है तो आईटी माइनस सब्सिडीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आईटी गिवन है, आईटी है 50 माइनस सब्सिडीज है 10। अब इसको सॉल्व कर ले अगर हम, तो 370 माइनस 30 340, और 340 माइनस में 40 300 lakhs हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट एनवीए एट एमपी यानी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है हमें। सेल्स फॉर 10, ओपनिंग स्टॉक 40, क्लोजिंग स्टॉक 50, डिप्रिसिएशन 10, सब्सिडीज 5 और इंटरमीडिएट कॉस्ट 100। तो क्वेश्चन में आपको कभी भी वो मेथड मेंशन नहीं करता है, आपको क्वेश्चंस के कंपोनेंट को देखकर पता लगाना होता है कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है कि ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मेथड जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होता है सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सेल्स की वैल्यू गिवन है 410 और चेंज इन स्टॉक पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, बट
क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक मेंशन है क्वेश्चन में, तो चेंज इन स्टॉक हम पता लगा सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग विल बी 50 माइनस 40 यानी 4,20,000। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में बोला कुछ भी हो, सबसे पहले आपको जीबी एट एमपी कैलकुलेट करना है, फिर इस वैल्यू को आपको चेंज कर देना है जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है। तो जीबी एट एमपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज 420 माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, 100 गिवन है। सो 320 आ गया हमारा जीबी एट एमपी। अब इस जीबी एट एमपी को हमें चेंज कर देना है एनपी एट एमपी में। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि तीसरा स्टेप करने से पहले आपको रफली ये पता लगा लेना है कि हम जीबी एट एमपी में से क्या क्या प्लस माइनस करेंगे, सो दैट हमें जीबी एट एमपी पता लग जाए। तो यहाँ पे रफली देख लेते हैं। तो हमारे पास जीबी एट एमपी तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें इसको चेंज करना है एनबी एट एमपी में। तो अब देखो इस ग्रॉस को हमें चेंज करना है नेट में। तो ग्रॉस को कभी भी नेट में चेंज करते हैं तो उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, उसके बाद की वैल्यू अगर आप देखो सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि बस हमें डिप्रिसिएशन अगर लेस करना है इसमें से तो हमें एनवी एट एमपी पता लग जाएगा। तो थर्ड फॉर्मूला अगर हम पुट करें, दैट इज एनवी एट एमपी इज इक्वल टू जीबी एट एमपी माइनस में डिप्रिसिएशन। तो जीबी एट एमपी 320 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और डिप्रिसिएशन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 10, सो हमारा आंसर हो जाएगा 310 lakhs। आपको अदर इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना है, जिसका यूज हो सकता है उसी का यूज करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सो आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी मेथड से वो एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसमें आपको सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना होता है। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो आइए थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सेल्स कैलकुलेट करना है और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एनवी एट एफसी 700, सेकेंड है चेंज इन स्टॉक -20, थर्ड डिप्रिसिएशन 30, फोर्थ इंटरमीडिएट कॉस्ट 200 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100। अब आप देखो सेल्स कैलकुलेट करना है हमें। पहले फॉर्मूला दोबारा लिखा हुआ है सो दैट आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए। अगर पहले फॉर्मूले की तरफ हम देखें तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है वो मेंशन है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पता होना चाहिए और चेंज इन स्टॉक। हमें चेंज इन स्टॉक तो पता है विच इज -20, बट हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता है। तो इस फॉर्मूले से तो हम सेल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड फॉर्मूले में जीबी एट एमपी है और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले की तरफ अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्वेश्चन में गिवन है 200, जीबी एट एमपी नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है। तो हम करने ये वाले हैं, सबसे पहले हम जीबी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एनवी एट एफसी जो 700 गिवन है उसको इसमें चेंज करके। पहले हम इस एनवी एट एफसी को चेंज करेंगे जीबी एट एमपी में, और जब हमें ये पता लग जाता है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहाँ पुट करके सेल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एनवी एट एफसी को चेंज करना है जीबी एट एमपी में। कैसे चेंज होगा आइए देखिए। इस नेट को हमें चेंज करना है ग्रॉस में। तो जब भी हम नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं तो डिप्रिसिएशन प्लस करते हैं और वैल्यू एडेड सेम है। फैक्टर कॉस्ट को जब भी हम मार्केट प्राइस में चेंज करते हैं तो एनआईटी प्लस हो जाता है। तो इसी कन्वर्जन मेथड का यूज करके हम पहले फाइंड आउट करेंगे जीबी एट एमपी। सो जीबी एट एमपी हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, एनबी एट एफसी प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। एनबी एट एफसी गिवन है क्वेश्चन में 700, प्लस करने वाले डिप्रिसिएशन भी गिवन है 30, प्लस करेंगे एनआईटी 100 गिवन है। तो ये आपका हो जाता है 830। जीबी एट एमपी फाइंड आउट करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इससे हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लगेगा। तो जीबी एट एमपी 830 गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता नहीं है
इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें पता है विच इज 200, इसको इधर लेकर आ जाए अगर हम तो आ जाएगा 1030। वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लग गया हमें। और फिर एट लास्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट जब आपको पता लग गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप। वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1030 इज इक्वल टू सेल्स हमें फाइंड आउट करना है प्लस में चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमें पता करना है, चेंज इन स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में -20। तो जब इस -20 को इधर लेके जाएंगे तो हमें सेल्स की वैल्यू पता लग जाएगी विच इज 1010 मैक्स। तो इस तरीके से मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको इन्हीं दो फॉर्मूलों को यूज करना होता है और कन्वर्जन पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेशनल इनकम के एक और मेथड के साथ।